क्या वाकई हिंदुस्तान के हाईवे पर चलना मौत से खेलने जैसा है? विस्तार से आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताऊंगा। नीतीश कुमार के बुर्के वाले विवाद में बवाल मचा हुआ है। बवाल करने वाले घूंघट के मामले में चुप्पी कैसे साथ देते हैं, इस पर भी आपसे आज बातचीत होगी। इसके साथ ही इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि जी राम जी में क्या राम का नाम विपक्ष को खटक गया, क्यों इतना हंगामा मचा है, आज सदन में क्या क्या हुआ। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत करते हैं बिग अपडेट्स के साथ। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे पर क्राउन प्रिंस का खास जेस्चर देखने को मिला। खुद कार चलाकर पीएम मोदी को अम्मान में म्यूजियम तक लेकर गए। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला युवराज अल हुसैन को पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। इस बीच जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के लिए रवाना हो चुके हैं, जो पीएम मोदी की पहली इथियोपिया यात्रा है। इथियोपिया के बाद प्रधानमंत्री ओमान जाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा सीबीआई ने अभी तक मूल अपराध दर्ज नहीं किया, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल का आदेश नहीं। दोपहर करीब 2 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दोनों आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर दोनों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में आग लग गई थी, जिसके बाद 25 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद ये दोनों थाईलैंड भाग गए थे। क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे हैं। दोनों ने केली कुंजा आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी के सामने बैठे और सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद दिया। इस दौरान विराट अनुष्का हाथ जोड़कर महाराज जी की बातें सुनते रहे। विराट कोहली ने माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला पहन रखी थी। दोनों के साथ संत प्रेमानंद जी महाराज से ये तीसरी मुलाकात। भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। कोच्चि में पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यानी DSC-820 नौसेना में शामिल हो गया। यह जहाज आत्मनिर्भर भारत मिशन की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह जहाज गहरे समुद्र में डाइविंग मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल पानी के नीचे जहाजों की मरम्मत, रखरखाव और राहत कार्यों में भी किया जाएगा। ब्राजील में तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। ब्राजील के गुआइबा शहर में भयंकर तूफान से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की विशाल प्रतिकृति यानी रेप्लिका गिर गई। 24 मीटर ऊंची इस मूर्ति को 2020 में स्थापित किया गया था। गनीमत इतनी रही कि हादसे के वक्त इलाका लगभग खाली था, जिससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मैक्सिको में एक प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। विमान ने एक फुटबॉल फील्ड पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन पास की एक फैक्ट्री की मेटल छत से टकरा गया, जिससे फैक्ट्री में आग लग गई। आग की वजह से इलाके के करीब 130 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। प्राइवेट जेट में 8 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर सवार थे। 7 लोगों के शव मिले। पंजाब के मोहाली में कबड्डी मैच के दौरान सरेआम खिलाड़ी राणा बलोचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब टूर्नामेंट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रहा था। वारदात को सैकड़ों दर्शकों और खिलाड़ियों के सामने अंजाम देकर आरोपी फरार किया। पटना से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा तक पहुंच गया है। आज नालंदा में बिहार शरीफ नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर एक्शन चलाया और अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान आलमगंज में कुछ दुकानदारों से और नगर निगम के कर्मियों से आपस में भिड़ंत भी हो गई। इसके बाद मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण की वजह से इस इलाके में जाम के हालात बन जाते थे और इसी वजह से अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली में 18 दिसंबर से बिना प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी बिना PUC वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, यानी गुरुवार से अगर आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो लेकर निकलिएगा। यानी प्रदूषण अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी आपको पेट्रोल डीजल देने से इनकार कर देंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पिछले 3 दिनों से प्रदूषण इतना बड़ा है कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू करना पड़ा है। और चलिए अब एक ऐसी खबर और ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप सेहर उठेंगे, आप कांप उठेंगे, यकीन मानिए। सालाना 4.5 लाख से ज्यादा हादसे और इन हादसों में करीब 1.25 लाख मौतें। एक बार ये आप इन आंकड़ों को सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, ये सच है? यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है। हिंदुस्तान के हाईवे पर चलना मौत से खेलने जैसा है। देश के हाईवे किस कदर जानलेवा साबित हो रहे हैं, ये आंकड़े सिर्फ उसकी एक मानगी भर है, उसका हाल, उसका सच बता रहे हैं। सवाल यह है कि इन सड़क हादसों पर लगाम कब लगेगी, कैसे लगेगी, कब हाईवे पर हम सब निश्चिंत होकर सफर सुरक्षित कर पाएंगे, और ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हादसों में असमय होने वाली मौतों पर लगाम लगाई जा सके। इस पर आज विस्तार से बातचीत हो।
कुछ झलकियां आपने देखी है, कुछ तस्वीरें आपने देखी है, कुछ तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं, विचलित कर देने वाली हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा और उस कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें आपस में भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जैसे ही गाड़ियां आपस में टकराई, गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि एक दूसरे में होते हुए सभी गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले ली। लपटों के बीच फंसे कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक ही नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो समझते चारों ओर सिर्फ आग ही आग थी, निकले कैसे रास्ता दिख नहीं रहा था, दिख रहा था तो सिर्फ आग की लपटें। 1 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 13 लोगों की जान जा चुकी थी। 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल थे। हादसा कितना भीषण था, यह समझने के लिए आपको नवभारत संवाददाता की एक रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से जो यात्री हैं, उन यात्रियों ने बसों की खिड़कियां तोड़ तोड़कर अपनी जान बचाई होगी। बस की अगर हालत दिखाई जाए तो देखिए कि किस तरह का नजारा यहाँ है। बस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जल चुकी है। लगातार देखिए, एक बस की हालत अगर आपको दिखाऊं तो ये बस सामने यहाँ खड़ी है और वहीं सामने 2 बस है। बताया जा रहा है कि एक बस आगे खड़ी हुई थी और उसके बाद लगातार बसें आपस में टकराती रही। प्रशासन की जो यहाँ कार्रवाई है वो जारी है, राहत बचाव कार्य यहाँ लगातार जारी है। आपने तस्वीरें देखी, तस्वीर अभी भी आपके सामने है। केवल ढांचा बचा है, ढांचा भी ढंग से नहीं बचा है, तो आदमी जो उसके अंदर बचे होंगे, जो निकल नहीं पाए होंगे, क्या उनका हश्र हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह बना घना कोहरा। विजिबिलिटी बहुत कम थी और चूंकि हाईवे है तो रफ्तार भी रही होगी। विजिबिलिटी कम होने से एक के बाद एक बसें और कारें आपस में टकराती, फिर टक्कर के बाद आग लग गई। जिन बसों में आग लगी वो स्लीपर बसें थी, यानी कुछ यात्री ऐसे भी होंगे जो आराम से सो रहे होंगे। वो बसें जिनमें बैठने के साथ साथ जाहिर सी बात है सोते हुए सफर करने का भी इंतजाम होगा। पिछले कुछ साल के दौरान स्लीपर बसों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, ट्रेनों में टिकट नहीं मिलता है, हवाई जहाज शायद सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक जरिया बनता है कि बस से अपना सफर तय करें। जो लंबे रूट पर ज्यादा चलती हैं स्लीपर बसें, क्योंकि लोगों को जाना है, मसलन दिल्ली से बिहार जाना हो, या फिर नागपुर से मुंबई जाना हो, जयपुर से अहमदाबाद, या फिर पटना से कोलकाता जाना। इस तरह के लंबे सफर में स्लीपर बसें ट्रेन का विकल्प साबित हो रही हैं। रेलवे में रिजर्वेशन की कमी होने की वजह से लोग स्लीपर बसों में सफर करने के लिए मजबूर हैं, और लोग स्लीपर बसों में टिकट इसलिए ले लेते हैं कि लंबा सफर है, कम से कम कमर सीधा कर लेंगे, सो कर जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल करीब 23 लाख बसें हैं। इनमें से करीब 20 लाख प्राइवेट बसें हैं। इनमें से भी करीब 10% यानी करीब 2 लाख स्लीपर बसें। लेकिन इन स्लीपर बसों की सेफ्टी पर सवाल हमेशा से रहे। आए दिन ऐसे स्लीपर बस हादसों में लोगों की जान जाती रहती है, और ये एक राज्य या फिर एक हाईवे का किस्सा नहीं है। आप किसी भी राज्य, किसी भी हाईवे पर चले जाइए, इस तरीके के हादसे आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर खबरें देखने को मिल जाएंगी। पिछले 3 महीने के दौरान 3 बड़े हादसे हुए। इन तीनों हादसों की जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं। अक्टूबर में जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर स्लीपर बस में आग लग गई थी, जिसमें 20 लोगों की जान गई थी। अक्टूबर में ही आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक वॉल्वो बस बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई और पूरी बस धू-धू कर जल गई। इस हादसे में भी 10 लोगों की मौत हो गई थी। यानी ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन सवाल उठा है कि सिस्टम जग रहा है। इन हादसों से क्या कोई सबक सीखा जा रहा है? क्या सरकार और जिम्मेदार अफसर वक्त पर एक्शन ले रहे हैं? क्या इन स्लीपर बसों में सुरक्षा के कैसे इंतजाम होते हैं? कैसे यात्रियों को ठूस ठूस कर बसों में भर दिया जाता है? इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, एक बार देखिए जरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे के बाद हम दिल्ली के एक बस स्टॉप पे पहुंचे हैं, जहां से कई सारी बसें अलग अलग इलाके में जाती है, अलग अलग शहरों में जाती है। और इस आपकी बस की जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अब इस बस को देखिए, जो काफी लंबी दूरी की यात्रा करती है। उस पूरे हादसे के बाद हम ये समझने पहुंचे हैं कि आखिर बस के भीतर किस तरह की व्यवस्था होती है, लोग कैसे जाते हैं, कैसे सफर करते हैं, और सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ जो है यहाँ पे व्यवस्था होती है। देखिए, मैं बस के अंदर एंट्री ले रहा हूँ और सबसे पहले आगे की मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, ये पूरा जो केबिन बना है, यहाँ पर ये ड्राइवर की सीट है और यहाँ पर कंडक्टर बैठते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, दरवाजे से मैं अंदर एंट्री लेता हूं, और ये दरवाजा घुसते ही देखिए, एक जो है 2 फीट चौड़ी एक कॉरिडोर है, और इसी कॉरिडोर से तमाम जो यात्री हैं वह आते हैं और जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो देखिए, ये पूरी व्यवस्था है, ये सिंगल बेड व्यवस्था है। जो लोग लेट कर यात्रा करना चाहते हैं, आराम से सोकर यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कुछ सिटिंग चेयर्स की भी अरेंजमेंट है, यानी कि जो लोग बैठ कर यात्रा करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। इस बस में कितने लोगों की यात्रा करने की व्यवस्था है? 42 कैपेसिटी है बसों की। इनमें फैसिलिटी भी है और इमरजेंसी गेट भी हैं,
बचाव के राहत कार्य के लिए सिलेंडर भी लगे हुए हैं गाड़ी में। 4 सिलेंडर है, ये घेरा एक बीच में है, 2 ड्राइवर के पास में। जरा मुझे इमरजेंसी गेट खोल के दिखाइए। इमरजेंसी गेट आसानी से खुलती है या नहीं? बिल्कुल आसानी से खोलेगा। यानी कि वो इमरजेंसी गेट है। और उसके अलावा ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, एक फायर सिलेंडर बीच में भी है, 2 सामने रखे हुए हैं। अच्छा, और उसके अलावा एक इमरजेंसी गेट एक होगा। और भी इमरजेंसी गेट है आपके? इमरजेंसी गेट है, सामने अगर पैर लगाते हैं वो साइड खुल जाएगा। वो सामने जो शीशा है, साइड पैर लगाते ही खुल जाएगा बाहर को। अच्छा, वो बाहर को खुल जाएगा। कल जिस तरीके से जो पूरा हादसा हुआ है बीती रात में, तो उसके बाद बहुत से यात्री निकल नहीं पाए बाहर, इमरजेंसी एग्जिट उनका नहीं हो पाया। तो आखिर कैसे किस तरह के उस बसों में दिक्कत रही होगी? आप इतने कई बसों के मालिक हैं। दिक्कत ऐसी रही कि आगे से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आगे से निकलने का रास्ता बंद हो गया। पीछे से जो गाड़ी आ रही थी पीछे से उसने आगे इसमें ठोक दिया, पीछे वाली में, तो पीछे निकलने का रास्ता बंद हो गया। उनके पास ये कारण बचा शीशा तोड़ के बाहर निकल जाना। जिन्होंने शीशे तोड़े वो बाहर निकल गए, वो आगे के लोगों ने बहुत सहयोग किया वहां पर। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आपने महसूस किया कि जो प्रेरित रिपोर्ट दिखा रहे थे वो ही खुद बमुश्किल खड़े थे, और पीछे जिस बस वाले से बातचीत कर रहे थे वो बस वाले से बातचीत करने में उनको पीछे मुड़कर दिक्कत हो रही थी। आप सोचिए, किसी इमरजेंसी में किसी को निकलकर भागना है और बाहर निकल जाना है बस से, तो कैसे आदमी निकलेगा? और जब आफत आ जाती है, चारों ओर आग की लपटें घिर जाएं, तो आदमी का दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देता है। अलबत्ता बात इतनी नहीं है, बात इतनी है कि 42 लोगों की कैपेसिटी और बैठा उससे ज्यादा संख्या दी जाती है। तो एक तो कैपेसिटी के हिसाब से इंतजामात नहीं, ऊपर से संख्या ज्यादा कर दी जाती है। आमतौर पर स्लीपर बस में आमने सामने दाईं तरफ 2 बर्थ और बाईं तरफ 1 बर्थ होती है। गलियारा इतना तंग होता है, जो आप देख भी रहे थे प्रेरित की रिपोर्ट में, कि 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। एक आदमी ढंग से निकल जाए फ्री होकर, वही बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर बसों में 2 से 3 फीट का ही गलियारा होता है। हादसे के दौरान हड़बड़ाहट की स्थिति में तेजी से 1 से ज्यादा लोगों का बस से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। लेकिन स्लीपर बसों में होने वाले हादसों की कुछ वजहें और भी हैं, उन पर भी गौर फरमाते हैं। बहुत सारी बसों के दरवाजे हाइड्रोलिक सिस्टम से लॉक होते हैं। एसी बसें शीशों से कवर्ड होती हैं। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जरा सी भी अगर फॉल्ट हुई तो आग लगने का डर बना रहता है। दूसरी बात, इन बसों का इंटीरियर होता है, जो ऐसा होता है कि जिससे आग लगने और तेजी से फैलने की आशंका ज्यादा होती है। पर्दे ज्यादा होते हैं, कुशन ज्यादा होते हैं। स्लीपर बस है तो गद्दा भी रहता है, पीछे भी आरामदायक कवर होता है, तो आग और तेजी से फैलती है, जाहिर सी बात है। जैसे कि कुशन, गद्दे, सीट, कपड़ा ऐसा लगा होता है जो आग तेजी से पकड़ता भी है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि आग लगने पर बस के दरवाजे सबसे पहले लॉक हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट से वायरिंग जल जाती है। ऑटो लॉक होने से लोग दरवाजा खोल नहीं पाते हैं। और इन हादसों की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लंबी दूरी की इन बसों में ड्राइवर को आराम नहीं मिलता है। कुछ तो बस वाले ऐसा करते हैं कि 1-2 ड्राइवर बैकअप में लेकर चलते हैं, लेकिन खर्चा बचाने, कम खर्चे में बस चलाने के चक्कर में ड्राइवर नहीं रखे जाते हैं। ज्यादातर स्लीपर बसों में 300 से 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर रात में ही ये बसें तय करती हैं। ऐसे में ड्राइवर के थकने और झपकी आ जाने की संभावना होती है, जो कई बार बड़े हादसों में तब्दील हो जाता है। इन बसों में सेफ्टी फीचर बेहतर हो और दुर्घटना कम हो, इसके लिए सरकार को आगे आना हो। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो पिछले दिनों जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा था। बसों में सेफ्टी फीचर होना और यात्रियों को उसकी जानकारी होना कैसे जिंदगियों को बचाने में कारगर साबित हो सकता है, जरा देखिए। राजस्थान में भी हुआ सर, और साउथ में भी, आंध्रा में हुआ। तो उसमें ना पैसेंजर का ना बाहर निकलने का उनको समझ में नहीं आया कि अपने को बाहर कैसे निकलना है जब आग लग जाए। तो हर मिरर में ना इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है। देखो यहाँ इमरजेंसी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, इधर भी है। इसको खोलना कैसे, ये कांच कैसे टूटेगा इमरजेंसी में? तो आप जितना भी हथौड़ी मार दीजिए या हाथ मार दीजिए, टूटने वाला नहीं। तो इसके ना हर पास में एक हमर दिया हुआ है, ये देखिए हमर। इसको ऐसे पुल करिएगा, इसके अंदर से निकलेगा, उसको निकालना है, मारना है, उड़ी रहा है। ये इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है। इसका एक पैसेंजर लगता लेके चला गया, जिसको मैं कल कर दूंगा ठीक। तो इससे ना सर आप अपनी जान बचा सकते हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और पहले हमें कुछ होगा उसके बाद कुछ आपको होगा। ये तस्वीर वायरल हो रही थी तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन सोचिए कि अगर आपने कभी बस में सफर किया होगा, कभी किसी बस के कंडक्टर या ड्राइवर या बस के किसी स्टाफ ने आकर आपको बताया होगा कि इमरजेंसी में कैसे बस से बाहर निकल सकते हैं। फ्लाइट में तो सफर करिए तो फ्लाइट अटेंडेंट क्रू आपको बताता है कि सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, कैसे मास्क लगाना है। लेकिन बस में क्या ऐसी जानकारी कभी दी जाती है? और खासतौर पर स्लीपर बसों में क्या ऐसी गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए? बसों में ऐसे सेफ्टी फीचर और उसकी जानकारी लोगों का जीवन बचा सकती है। राजस्थान का ही मामला आप लीजिए। जोधपुर हादसे के बाद सरकार ने बड़ा आदेश दिया था। सभी बस ऑपरेटर्स को कहा गया कि बसों में पीछे की तरफ भी एक इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा बनाया जाए।
जिसके बाद स्लीपर बसों में इस तरह के दरवाजे बनाए भी गए, जिसका फायदा भी हुआ। कुछ हफ्ते पहले ही राजस्थान में एक बस हादसे का शिकार हो गई थी। बस का दरवाजा पूरी तरह से चिपक गया था, लेकिन सभी सवारियां पीछे वाले इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गई। तो यह तस्वीर आई थी, तो गाइडलाइन सख्त होनी चाहिए। स्लीपर बसों में सुरक्षा को लेकर दुनिया के कई देशों में कई बड़े और कड़े फैसले लिए जा चुके हैं। अमेरिका में तो 1930 से ही स्लीपर बसें चलने लगी थी, लेकिन इससे जुड़े खतरे के चलते कई देशों ने अपने यहां स्लीपर बसों पर पाबंदी भी लगा दी है। मसलन उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड को आप ले लीजिए। साल 2000 से ही जनरल स्लीपर बसों पर बैन है। हालांकि कुछ स्पेशल टूरिस्ट बस स्लीपर बसें जरूर चलती हैं। जर्मनी में 2006 से स्लीपर बसों पर बैन है। इसी साल यूरोपियन यूनियन के भी ज्यादातर देशों में स्लीपर बसों को बैन कर दिया गया। चीन में 28 अगस्त 2012 को एक स्लीपर बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद चीन में भी इस तरह की बसों के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया गया। भारत में आज आप देखिए चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। शानदार हाईवे बन रहे हैं, शानदार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अधिकतर जगहों पर लोग सड़कों की तारीफ करते नहीं थकते हैं। फर्राटा से गाड़ी चलाइए। अब इन पर चलने वाली गाड़ियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है, उतना ही जितना कि सड़क बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए क्लियर कट में अब बात अगली स्टोरी की। आपको बताएंगे कि हिजाब हटाने के विवाद में सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहा विपक्ष महिला सम्मान की जगह मजहबी पहचान की सियासत क्यों कर रहा है। अब चलिए बात एक तस्वीर की। तस्वीर सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से, जाहिर सी बात है सरकारी कार्यक्रम था, और यह तस्वीर स्क्रीन के इस हिस्से में हमने रखी भी हुई है। बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने इसे तूल दिया है। इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को घेरने के लिए पूरे घटनाक्रम पर धार्मिक पहचान और हिंदू मुसलमान वाली सियासत की जा रही है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के अलावा शिवसेना भी एनडीए सरकार पर हमलावर है। इसका नतीजा यह है कि कट्टरपंथी गैंग इस विवाद में उकसावे का खेल शुरू कर चुके हैं। महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने को इस्लाम पर हमले की तरह पेश किया जा रहा है। इस घटना की आड़ लेकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि इस घटना पर विपक्ष हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों कर रहा है। महिला सम्मान के मुद्दे को मजहबी रंग क्या देने की कोशिश नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों कोशिश हो रही है? क्या इसीलिए क्योंकि इससे उनकी वोट बैंक की सियासत नहीं सकती? इस पर आगे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले देखिए अखिलेश की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का सोशल मीडिया एक पोस्ट। इकरा हसन ने क्या लिखा है जरा उसे देखिए। इकरा हसन ने लिखा है कि शर्मनाक, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। अब जरा समझिए हिजाब विवाद में किस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। सीधे मुख्यमंत्री को मुस्लिम महिला की अस्मिता पर हमला करने वाला बताया जा रहा है। उन नीतीश कुमार को धार्मिक पहचान की सियासत में घेरा जा रहा है, जिनकी पार्टी को बिहार चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने दिल खोलकर वोट दिया, बम्पर वोट दिया। इस बार का आप चुनावी नतीजा देखिए। सपा सांसद इकरा हसन ने हमारे संवाददाता से बातचीत की तो उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार का इस्तीफा ही मांग लिया। नीतीश जी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन जिस गरिमा के पद पर वो बैठे हैं, उस कुर्सी पर होते हुए इस तरह की हरकत होना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और बहुत खतरनाक भी है। तो इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए मेरी यही कामना है कि वो अपनी सेहत का ख्याल। इस्तीफा मांगा जा रहा है। कांग्रेस नीतीश कुमार को बिहार का कलंक बता रही है। वही कांग्रेस बता रही है जो कुछ दिन पहले तक कह रही थी नीतीश कुमार आ ही जाए हमारी झोली में। उनकी मानसिक स्थिति को खराब बताया जा रहा है, तो आरजेडी इसे माइनॉरिटीज का अपमान बता रही है। सुनिए। शर्म आ रही देख के वो दृश्य कि एक महिला जिसको वो नौकरी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मुस्लिम महिला, उसके चेहरे से बलपूर्वक हिजाब हटा रहा है, उसको स्पर्श कर। एक मुस्लिम महिला जो पर्दा डाले थी कपड़ों से, काले कपड़ों से, वो उनका संस्कार है, उनके आबरू है, उनकी पहचान है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बेपर्द करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि लबो लबाब बेपर्द कर दिया। इससे अल्पसंख्यक वर्गों में, महिला समाज में और मुस्लिम समाज के महिलाओं में काफी रोष है।
विपक्षी राजनीति पर अगर गौर कीजिए तो चौतरफा एक ही कोशिश होती दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार पर किसी भी तरह इस्तीफा देने का दबाव बना दो। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इस मामले में जिसे बुरा लगना चाहिए, जिससे आपत्ति होनी चाहिए, जिससे सवाल खड़ा करना चाहिए, वो महिला डॉक्टर कहीं भी सीन में नहीं है। संभवतः उसे इस बात का एहसास है कि जो कुछ हुआ वो अचानक वाली एक प्रतिक्रिया थी, उस पर बवाल करना या फिर बखेड़ा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि नीतीश ने जिस तरह महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाया, उसे किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता है, उसे सही नहीं कहा जा सकता है। यह मामला महिला के सम्मान से जाहिर सी बात से जुड़ा है। इस मामले में नीतीश की पार्टी जेडीयू क्या कह रही है, उसे भी सुनना चाहिए। और इस विषय पे सवाल कौन उठा रहा है? सवाल राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिनके शासन काल में इमामगंज से लेकर के अनेक जगहों पर अल्पसंख्यक समाज की बेटियों और महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार, बदसलूकी की गई और ये मुक्त दर्शक बन करके देखते रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संपूर्ण जीवन धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और महिला सम्मान के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने बेटियों को और महिलाओं को पहचान दी है, तो इसके लिए उनको किसी के भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हिजाब विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर नीतीश को घेर रहे विपक्ष को बीजेपी ने उसी के अंदाज में घेर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का वो वायरल वीडियो रखकर, जिसमें वो सार्वजनिक मंच पर एक हिंदू महिला का घूंघट हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को दिखाते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि जब राजस्थान का सीएम रहते अशोक गहलोत ने ऐसा किया, तब तो कोई कम्युनल एंगल नहीं खोजा गया, तब तो सबकी जुबान बंद थी, तब ना महिला अस्मिता की बहस छिड़ी। जब अशोक गहलोत ने इस महिला का घूंघट हटाया था, तब यही सवाल क्यों नहीं उठे? राजस्थान में भी घूंघट को हिंदू महिला का सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। नीतीश को हिजाब विवाद पर घेर रही कांग्रेस क्या सवाल है कि क्या गहलोत की हरकत को जायज ठहरा रही? यह सच है कि किसी भी महिला का नकाब, हिजाब या फिर घूंघट हटाना मर्यादित नहीं है, लेकिन यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि गलत को गलत कहने का पैमाना एक जैसा क्यों नहीं रखा जाता? क्या महिला के अपमान का मुद्दा धर्म या फिर मजहब देखकर तय किया जाएगा? सियासत से मिल रही ऐसी शय पर मुस्लिम मौलाना भी इस विवाद को उछालने में लगे हैं, उसे सियासी रंग दे रहे हैं। सुनिए। जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी। किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है। तो जाहिर सी बात है, जो बयान, जो प्रतिक्रिया, जो सियासत, तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर हिजाब विवाद को भड़काने की कोशिश हो रही है? असम और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल जैसे राज्यों में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, वहां इस मुद्दे पर माइनॉरिटीज वोट बैंक को क्या उकसाने की तैयारी चल रही है? हालांकि इन सवालों के बीच आज फिर नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई। ये आज नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम की तस्वीर है। इसका लाइव प्रसारण जानबूझकर नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर कट में बात होगी अगली स्टोरी की। जी राम जी बिल के संसद में पेश होने पर विपक्ष को मिर्ची क्यों लग गई? एक बार फिर से नाम बदलने की सियासत, जिस पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस राज में आए मनरेगा कानून को नए संशोधन और नए नाम से लाने के खिलाफ विपक्ष ने आज संसद में हंगामा कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए बिल बीबीजी राम जी को आज संसद में पेश किया। संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध किया गया, पोस्टर लहराए गए, नारेबाजी की गई। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बिल ग्रामीण नागरिकों के रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करने की कोशिश है, महात्मा गांधी की विरासत को खत्म करने की साजिश है, उनके नाम को लेकर मोदी सरकार की नफरत सामने आ गई है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। क्लियर कट में आपको बताऊंगा कि विपक्ष के इन आरोपों में आखिर कितना दम है भी या नहीं है, या फिर यह सिर्फ विरोध की सियासत है। यह भी आपको बताऊंगा कि मनरेगा कानून का नाम बदलने की जरूरत थी भी या नहीं, और क्यों इस बिल पर गांधी बनाम राम का सियासी दांव विपक्ष ने चलाया। इन सबकी परतें आज खुलेंगी, लेकिन पहले एक नजर संसद के अंदर बाहर हुए हंगामे पर डाल लीजिए। इस बिल पर विपक्ष भनाया हुआ है, गुस्से में है, या फिर गुस्सा दिखाने की कोशिश हो रही है। संसद के अंदर तो हंगामा किया ही गया, संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन के बाद संसद भवन के पोर्च तक चढ़ गए, जो पुराना संसद भवन, उस पर भी चढ़कर विरोध जताया गया। यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ऊपर कॉरिडोर तक चढ़ गए, छत तक चढ़ गए।
आपको बता दूं कि बीबीजी रामजी बिल, जिसका पूरा नाम विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण बिल है, ये 20 साल पुराने मनरेगा कानून यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून की जगह लेगा, जो 2005 में यूपीए सरकार के दौर में संसद में एक मत से पास हुआ था। किसी ने विरोध नहीं किया था। कांग्रेस इसे अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह पेश करती आई है। सत्ता में नहीं होने के बावजूद इसका नाम गिनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश भी की जाती रही है। जबकि मोदी सरकार का कहना है कि आज पेश किया गया बिल विकसित भारत जी राम जी में 1947 के बाद जो टारगेट रखा गया विकसित भारत का, यानी 2047 का जो टारगेट रखा गया, उस भारत का ब्लूप्रिंट है। ग्रामीण भारत में रोजगार गारंटी को भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाने की तैयारी है। आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत में राम राज्य को पूरी तरह उतारने का इरादा है। मोदी सरकार के मुताबिक इस उद्देश्य को स्पष्ट करने और उसके लिए नए संशोधनों को जोड़ने के लिए मनरेगा का नाम बदलना जरूरी था। यह सरकार का तर्क है नाम बदलने के पीछे। लेकिन संसद से जो तस्वीर सामने आई, उससे ऐसा लगा कि विपक्ष को नए बिल में राम शब्द का होना ही ज्यादा खटक गया। वैसे भी राम के नाम पर इस देश में सियासत बहुत पुरानी बात है। अब एक बिल आ जाए राम के नाम पर तो क्या होगा, वो तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो संसद में गाना सुना दिया, देखो ऐ दीवानो ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। जरा इस गाने को आप भी सुनिए। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस अब ये सवाल तो उठता है कि भाई राम के नाम पर बिल आ गया तो राम का नाम बदनाम कैसे हो गया। राम का नाम सुनते ही विपक्ष के चेहरे पर कैसे व्यंग वाली मुस्कान उतर आती है, उसकी झलक भी आज संसद में देखने को मिली। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बिल का विरोध करते हुए जैसे ही रामजी शब्द का उनके पीछे बैठी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के चेहरे पर तंज भरी हंसी उतर आई। जरा दिखाइए उसे। I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, G. Ramji. I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, G. Ramji. I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, G. Ramji. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with G. Ramji. तो आपने सुना, सामने से सांसद कह रहे थे कि आई अपोज दिस बिल और पीछे से महुआ मोइत्रा हंस कैसे रही थी। जरा देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको इस तस्वीर को दिखा देता हूं। यह तस्वीर आप देखिए, क्या हुआ था। मनरेगा से कैसे बेहतर जी राम जी, आप इसे समझिए। मनरेगा में क्या प्रावधान है? ग्रामीण भारत आधारित योजना है, 100 दिन की रोजगार गारंटी है, 15 दिन में भुगतान का प्रावधान है। लेकिन सरकार जो नया बिल जिसमें राम जी का नाम है, विकसित भारत आधारित योजना है। यानी भारत विकसित कैसे होगा? जाहिर सी बात है, गांव विकसित होंगे, शहर विकसित होंगे, भारत विकसित होगा। 100 दिन की रोजगार गारंटी के बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी है। 15 दिन में भुगतान का प्रावधान है, 1 हफ्ते में भुगतान का प्रावधान है। यानी यहां पर 25 दिन ज्यादा रोजगार की गारंटी और 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते में भुगतान का प्रावधान है। तो यह बेसिक अंतर। यह भी अंतर है कि केंद्र सरकार से पूरी तरह फंडिंग है। काम का वर्गीकरण नहीं था, पहले स्थानीय जरूरत पर फोकस किया गया था। अब जो सरकार का नया बिल है उसमें केंद्र से 60% और राज्य से 40% फंडिंग की बातचीत है। ग्रामीण इलाके में 4 फिक्स सेक्टर में काम मिलेगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जल, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े काम किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशन सिर्फ एक सोच नहीं, यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। देश के लाखों दिव्यांग जनों के लिए हमारे छोटे छोटे कदम उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। समर्थ भाई हुंडई के साथ हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर सुविधा और हर जगह तक पहुंच पर सबका हक हो, ना कि कुछ लोगों का विशेषाधिकार। लेकिन इस सफर को पूरा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। बदलाव की इस मुहिम में आप जुड़े, समावेशन की शपथ लें, क्योंकि असली प्रगति तभी है जब कोई भी पीछे ना रह जाए। QR कोड स्कैन करें या स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाएं और समावेशन की शपथ लें। आपकी आवाज बदलाव की ताकत है। आइए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जो समावेशी हो और सच में समर्थ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.